नमस्कार, आदाब, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। ये क्या वजह है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बड़ी जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ने का दम्भ नहीं रखती? आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने से बचती रही? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस नहीं होता है कि उसे अकेले चुनाव में उतरना चाहिए? या उसकी ये कोई मजबूरी है नीतीश कुमार के साथ बने रहने की? इस मजबूरी को समझना होगा। साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि भागलपुर की बड़ी रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश बाबू को लाडला मुख्यमंत्री आखिर क्यों कहा? क्या सोच है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की? वो किस दिशा में सोचते हैं? वो किस रणनीति के तहत नीतीश बाबू को एक लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं, जिसके वास्ते नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के भी लाडले हो जाते हैं? कल प्रधानमंत्री ने नीतीश बाबू को लाडला मुख्यमंत्री क्या कहा? जेपी नड्डा आज उनसे पटना मिलने पहुंच गए। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब वो उनसे मशवरा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि नीतीश बाबू बिहार में किस तरह से तालमेल चाहते हैं, किस तरह से सीटों का बंटवारा चाहते हैं। ये तो एक अलग विषय है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर नीतीश बाबू को क्यों लाडला कह रहे हैं? क्या वजह है? जरा याद कीजिए 2020 का चुनाव, जब नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी बिहार में मिलकर लड़े और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटों में से 74 सीटें प्राप्त हुई थी और जेडीयू को 115 में से कुल 43 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी कि 43 सीटें प्राप्त हुई थी। जिसके बाद से ये माने जाने लगा था कि अब भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर एक बड़े भाई की भूमिका में आ गई और नीतीश बाबू जो लाडले मुख्यमंत्री जिनको प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो अब आने वाले समय में, यानी कि 2020 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो अब छोटे भाई की भूमिका में रहे। जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक समय मन बनाया था कि अब बिहार की राजनीति के अंदर बाइपोलर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए और दूसरी तरफ उनके सामने आरजेडी होनी चाहिए। इस पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कुछ बिहार में सोच रही थी और वो ये भी सोच रही थी कि अब नीतीश बाबू की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश बाबू समय-समय पर कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर भी होते रहे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी भी घट गई। उसके बाद से एक बार फिर आप याद रखिए, कुछ समय पहले जब गृह मंत्री अमित शाह से ये पूछा गया था कि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेगी? तो अमित शाह का ये कहना था कि ये मामला पार्टी नेतृत्व तय करेगा, यानी कि उनका ये कहना था कि इस बारे में पार्टी संज्ञान लेगी। वो नहीं कह सकते कि नीतीश बाबू आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री हों। तो ये एक ऐसा मैटर था कि जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि जब गृह मंत्री ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में लड़ेगी, तो ये उस तरफ भी संकेत दे रहा था कि यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले चलने का मूड बना रही है। जिसकी बानगी गिरिराज किशोर के बयानों के माध्यम से, उनकी भाषा शैली के माध्यम से भी सांकेतिक रूप से समझ ही गई और जिसका इशारा आप साफ समझ सकते हैं कि गिरीश बाबू गृहराज सिंह किस भाषा में बोल रहे थे, किस भाषा शैली में बोल रहे थे। वो किस तरह से बिहार की राजनीति को एक ध्रुवीकरण के पैटर्न पे ले जाना चाहते। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश बाबू ने बड़े संयम से उस चीज को हैंडल किया। उसके बाद से बिहार के अंदर आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर बनाए गए और नीतीश बाबू को लेकर बहुत सारी अटकलें लगने लगी कि नीतीश बाबू अब एनडीए गठबंधन छोड़ दें। और अब ये तो एक पृष्ठभूमि हुई। लेकिन अब जिस तरह से कल भागलपुर में एक रैली हुई, प्राइम मिनिस्टर ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उन्होंने भी खुद प्राइम मिनिस्टर की भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन जिस तरह से मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक लाडला मुख्यमंत्री कहा, ये सबको चौंकाने वाला था। आखिर ये समझने की जरूरत है कि लाडला मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर नीतीश बाबू को क्यों बोल रहे हैं। वो अच्छी तरह समझते हैं कि बिहार बिहार की राजनीति नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति में दो और दो चार नहीं होते। दरअसल राजनीति में और दो और दो पांच होते हैं, या राजनीति में और दो तीन होते हैं। उनका इशारा साफ है कि वो कहना चाहते थे, वो संकेत देना चाहते थे कि नीतीश की अभी हमें जरूरत है, यानी कि नीतीश बाबू की एनडीए गठबंधन को जरूरत है। अब ये समझने की जरूरत है वो किस ओर इशारा कर रहे थे।
हमें समझना पड़ेगा कि एक बड़ी भूमिका को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है कि नीतीश बाबू पर आरजेडी निरंतर डोले डालने की कोशिश कर रही थी और इस आरजेडी के पीछे इंडिया गठबंधन खड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर नीतीश बाबू खिसकते हैं तो इसकी आंच यकीनन एनडीए गठबंधन पर आती है और नीतीश बाबू और चंद्रबाबू के नायडू के आपस में संपर्क निरंतर बने रहते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर कार्यालय को इसकी अच्छी तरह जानकारी है। अगर नीतीश बाबू एनडीए छोड़ते हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो फिर वो यकीनन चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में आते और इंडिया गठबंधन जिस विचार को सोच रहा था, जिस 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 एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा था, हो सकता है वो सपना भी आने वाले समय में पूरा हो जाता। इस नज़ाकत को प्राइम मिनिस्टर ने भांपा और उन्होंने सोचा कि नहीं, अब ये समय नहीं है कि अभी नीतीश बाबू को छोड़ा जाए। इसीलिए उन्होंने बजट के माध्यम से भी बिहार के अंदर बड़ी-बड़ी योजनाएँ दी। फिर भागलपुर की रैली के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर पैसे किए। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश बाबू को अपना लाडला मुख्यमंत्री भी कह दिया। तो ये वो बारीकी थी, ये वो समझने वाली बात थी जिसको बिहार के ना तो नेता समझ पा रहे थे, ना तो बिहार के रणनीतिकार समझ पा रहे थे, ना ही बिहार का शीर्ष नेतृत्व समझ पा रहा था। इस नज़ाकत को प्राइम मिनिस्टर ने समझा और उन्होंने इसे नीतीश बाबू को लाडला मुख्यमंत्री कहकर एक संदेश ये भी दे दिया कि बिहार का जो चुनाव होगा, उसमें शीर्ष नेतृत्व नीतीश बाबू का ही होगा। ये बात ठीक है कि 2020 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी और बड़े भाई की भूमिका होने के नाते उसकी दावेदारी मुख्यमंत्री पद पर बनती है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2020 के अंदर जिस तरह से चिराग पासवान ने एक भूमिका निभाई थी, वो अपने आप में राजनीतिक इशारों की तरफ साफ बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की उस समय क्या रणनीति। आज एनडीए के कुनबे में चिराग पासवान भी मौजूद हैं, मांझी भी मौजूद हैं, ओम कुशवाहा भी मौजूद है और नीतीश बाबू भी मौजूद है। अब नीतीश बाबू के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके ये चुनाव जीतना चाहती है और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन की राजनीतिक स्थिरता को भी बनाए रखना चाहती है। वहीं एक चीज़ और है, आपको यहाँ बता दूँ कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के संबंध में जो सबसे बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो वक्फ बिल को लेकर थी। वक्फ बिल एक ऐसा संवेदनशील बिल है जिस पर अल्पसंख्यक समुदाय का दबाव निरंतर नीतीश बाबू को झेलना पड़ रहा था। उनकी पार्टी के अंदर नेता निरंतर नीतीश बाबू पर इसको लेकर दबाव बनाए हुए थे। वहीं ये दबाव चंद्रबाबू नायडू पर भी देखा जा सकता था। वहीं जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वहीं जिस तरह से तमिल आई मीन चंद्रबाबू नायडू ने रमज़ान को लेकर जो एक छुट्टी देने का कार्यक्रम किया, वो भी कहीं न कहीं वो भी ये कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो एक साझा इंटरनल अंडरस्टैंडिंग थी या उनकी राजनीति का जो एक माइनॉरिटी फलक है वो अपनी जगह मौजूद है। इस पर प्राइम मिनिस्टर या कहिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू को नाराज करने से प्रधानमंत्री भी गुरेज करते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि प्राइम मिनिस्टर बहुत ही सॉफ्ट पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने एजेंडे को भी अपनाए हुए हैं। कुछ समय पहले उन्होंने दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर भी भेजी थी। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरह ध्रुवीकरण की राजनीति के पक्षधर नहीं है बिहार के अंदर। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही होती तो यकीनन गिरिराज किशोर उनके मुख्य चेहरे होते। लेकिन अब गिरिराज किशोर की जगह इसका नेतृत्व नीतीश बाबू ही करेंगे बिहार की राजनीति का और इसके संकेत नीतीश बाबू ने खुद बिहार की भागलपुर रैली जो कल हुई है उसमें भी देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि तालमेल से चलना ही ज़रूरी है, बिहार का वातावरण बनाना ज़रूरी है, विकास का एजेंडा ज़रूरी है, सबका साथ सबका सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से बिहार के अंदर विकास की योजनाएँ दे रहे हैं, उस पर केंद्रित होना ज़रूरी है। देश के अंदर अर्थव्यवस्था हम सब लोग जानते हैं कि एक लचर दौर से गुज़र रही है। ऐसे में एक विकास ही रास्ता हो सकता है, जिसके माध्यम से आप देश की अर्थव्यवस्था को और देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता को बनाए रख सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नहीं चाहते कि नीतीश बाबू को छोड़ा जाए क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर नीतीश बाबू फिसलते हैं तो ये कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के पाले में बॉल चली जाएगी, उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको सँभालना। क्योंकि इसकी मानगिए हम
2024 के चुनाव में भी देख सकते हैं, जब इंडिया गठबंधन बना था और जिस तरह से उन्होंने जातीय समीकरण, सामाजिक न्याय की मांग, आरक्षण की मांग को लेकर एक भारतीय जनता पार्टी के सामने एक परेशानी खड़ी कर दी थी। उस पृष्ठभूमि के चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नीतीश बाबू को अपने साथ फोल्ड में रखना ही बेहतर समझा। इसीलिए उन्होंने उनको लाडला मुख्यमंत्री कहा है और बताने की कोशिश की है, साथ अपने राजनीतिक पार्टनर्स को भी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी। तो ये कह सकते हैं, साथ ही साथ ये संदेश गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी है कि राजनीति में दो और दो चार नहीं होते। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने विचारों से हमें निरंतर कमेंट बॉक्स में अवगत कराते रहते हैं। मेरी उम्मीद है कि इस बार भी आप अवगत कराते रहेंगे। साथ ही साथ एबीसी हिंदी प्लेटफॉर्म को निरंतर सभी जगह शेयर करते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।